आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाठशाला में। अभी सभी ज़िलों में ऑडिट का कार्य होना है, जिसमें विद्यालय, संकुल दोनों ही स्तर पर जो आय व्यय है उसको ऑडिट किया जाना है। और पिछला ऑडिट 2017-18 सत्र का हो चुका है। उसके बाद से सत्र 17-18, 18-19 और 19-20 ये 3 सत्र का ऑडिट होना है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं जिसको आपको भरकर ऑडिट के समय ले जाना होता है, और यही जो पत्रक होता है वो ऑडिट के बाद ये जमा होता है और एक कॉपी आपको ये मिलती है। तो ये जो पत्रक है इसमें हम क्या क्या सावधानी रखेंगे और इसको कैसे भरेंगे, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ऊपर कुछ जानकारियां दी जानी है, जिस पे लिखा है, इस फॉर्मेट में आप देखेंगे, SSA ग्राम निर्माण समिति /शाला शिक्षा समिति, इसकी जानकारी यहाँ पर दी जानी है। तो सबसे पहले ये जो ग्राम निर्माण ग्राम शिक्षा समिति शाला का नाम, यहाँ पर आप अपने शाला का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात संकुल का नाम यहाँ पे, फिर ग्राम पंचायत का नाम, विकास खंड का नाम, जिला का नाम, यहाँ पर हेडमास्टर का नाम और उसका पता। ये इतनी एंट्री यहाँ पर की जानी है। उसके पश्चात दूसरे साइड पे बैंक का डिटेल है, जिस पे बैंक का नाम, आपका बैंक कौन सा है, मतलब आपका जिस खाते का ऑडिट होना है उस बैंक का नाम, वो किस बैंक का खाता है उसका नाम लिखना है यहाँ पर। बैंक का पता कहाँ पे है, किस शाखा में है, वो यहाँ पे लिखना है। खाता क्रमांक, खाता का प्रकार चालू है अथवा बचत है तो ये चालू खाता आएगा। उसके बाद हेडमास्टर का मोबाइल नंबर, यहाँ पर HM का मोबाइल नंबर लिखना है। इसके पश्चात ये तो प्रारंभिक जानकारी हो गई, बेसिक जानकारी हो गई कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये पूरा जिसका ऑडिट होना है। उसके बाद आते हैं अब आवक जावक पत्रक, जो अनुदान आवक जावक पत्रक लिखा हुआ है, ये इसकी जानकारी यहाँ पर हमको देनी है। तो इस पर कुछ कॉलम बने हुए हैं, जैसे कि इधर विवरण लिखा हुआ है, फिर क्रमांक है, उसके बाद है सत्र लिखे हुए हैं, 17-18, 18-19 और 19-20। तो ये 3 सत्र का ऑडिट होना है। तीनों की जानकारी हमको यहाँ पर कॉलम में देनी है। तो मैं पहले किसी एक कॉलम को ले लेता हूँ, जैसे कि 17-18 का मैं कॉलम ले लेता हूँ। तो इसमें देखिए सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है ये प्रारंभिक शेष। तो प्रारंभिक शेष की जानकारी यहाँ पर देनी है हमको। प्रारंभिक शेष में भी अब उसमें देना है कि हमको वो बैंक में कितना शेष है और नगद कितना है। तो यहाँ पर 1 और 2 नंबर जो क्रमांक दिख रहा है 17-18 के सामने, यहाँ पर हमको 1 नंबर में देना है बैंक। यहाँ पर बैंक में जो जमा राशि होगा, बैंक में जो जमा राशि होगा ये यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर पे। और अगर आपके हाथ में कैश इन हैंड होगा वो यहाँ पे 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर नीचे 3 नंबर जो लिखा हुआ है उसमें 1+2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको उसका योग देना है। यहाँ पर इसका योग हो जाएगा 3 नंबर पे, मतलब 1 और 2 का योग, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपके बैंक खाते में कितना है। अगर आपने कुछ कैश हाथ में रखा हुआ है निकाल कर, तो वो दोनों का योग होकर यहाँ पर ये शेष, जो प्रारंभिक शेष है वो आ जाएगा। तो ये प्रारंभिक शेष क्या होगा? प्रारंभिक शेष आपको बताना होगा 31 मार्च 2017 की स्थिति में आपके अकाउंट में जितना पैसा है और या आपके हाथ में जितना है वो आपका प्रारंभिक शेष होगा 17-18 की स्थिति में। तो ये होगा 31 मार्च 2017 की स्थिति में आपके खाते में कितना पैसा दिखा रहा है वो यहाँ पर प्रारंभिक शेष में आ जाएगा। उसके पश्चात प्राप्तियाँ आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही हैं उसकी जानकारी यहाँ पर कॉलम नंबर 4 से लेकर जो रो नंबर है 4 से लेकर 12 तक आपको देनी है। कॉलम नंबर
ये जो देख लीजिए 17-18 जो लिखा हुआ है उस कॉलम में, और 18-19 और 19-20 तीनों कॉलम ही भरनी है। मैं एक में आपको करके दिखा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा खड़ी भरना है। तो जैसे कि 4 नंबर जिला कार्यालय से प्राप्त, यदि जिला कार्यालय से कोई राशि प्राप्त हुई हो 17-18 से अनुदान वगैरह, तो 17-18 में अनुदान ही मिलता था, साल अनुदान। तो ये 17-18 में साल अनुदान है। फिर 18-19 में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कि खेलगड़िया वगैरह, खेलगड़िया है, और साल अनुदान अलग से मिला हुआ है, मरम्मत मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये कॉलम नंबर 4 से लेकर, ये रो नंबर 4 से लेकर 12 तक आपको अलग अलग स्तर में यदि कोई प्राप्त हुआ हो तो वो भरनी है आपको। जैसे कि जिला कार्यालय से प्राप्त, विकासखंड कार्यालय से प्राप्त, राज्य कार्यालय से प्राप्त, तो ये आप यहाँ पर भरते जाएंगे। ये सभी जगह में जो लागू होता है वो भरेंगे, बाकी को आपको 0-0 कर देनी है। बाकी जगह आपको 0 कर देनी है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बैंक से प्राप्त ब्याज, यहाँ पर 10 नंबर में आपको बैंक से प्राप्त ब्याज भी, ये जो आपको दिख रहा है 10 नंबर, यहाँ पर बैंक से प्राप्त ब्याज आपको एंट्री करनी है। उसके पश्चात अन्य प्राप्तियाँ यदि कुछ और हो जो इसके अंतर्गत ना आ रही हो, और कोई यदि राशि आपको प्राप्त हुई हो कहीं से, तो उसका विवरण यहाँ पर देते हुए 11 नंबर और 12 नंबर में देते हुए आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद इसको योग करना है। तो 4 नंबर से लेकर 12 नंबर तक जो आपने राशि भरी हुई है उसका योग आ जाएगा 13 में प्राप्तियों का जोड़ में। तो ये प्राप्तियों का जोड़ जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसके सामने में यहाँ आप लिखेंगे 4 से लेकर 12 तक का योग। तो ये पूरी अभी आपकी प्राप्ति हुई है। अब क्या करना है यहाँ पर, कुल प्राप्तियों का महायोग। कुल प्राप्तियों का महायोग कहने का मतलब हो रहा है कि आपका जो प्रारंभिक शेष बचा था, मतलब 31 मार्च 2017 को जो शेष बचा हुआ था वो, प्लस अभी आपको उस सत्र में, मतलब 17-18 में जो प्राप्त हुई है राशि, वो राशि उन दोनों को जोड़कर हमको लिखना है 14 में। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो प्राप्तियों का योग 13 नंबर और प्रारंभिक शेष का जोड़ 3 नंबर, इन तीनों को जोड़कर हमको यहाँ पे लिख देनी है। तो यह जो राशि आएगी वो हो जाएगी कि आपको 17-18 में आपके पास व्यय के लिए कुल कितना राशि उपलब्ध है। तो प्रारंभिक जो शेष था वो, और आपको उस सत्र में जो प्राप्त हुआ वो, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर जो 14 नंबर है वहाँ पे मिल जाएगा कि आपको 17-18 में व्यय करने के लिए कितनी राशि आपके पास उपलब्ध थी। इस तरह से उसके बाद आ जाते हैं व्यय में। भुगतान ऑब्लिक व्यय यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नीचे 15 से लेकर 30 तक आपको पूरा भुगतान का या व्यय का यहाँ पर विवरण देना है। देखिए यहाँ पर सालानुदान जो भी राशि प्राप्त हुई हो उसको आप यहाँ पर एंट्री करेंगे सालानुदान में। वैसे ही 18 में भी आप एंट्री करेंगे, 19 में भी, ऐसा 17-18, 18-19, 19-20 तीनों में आपको एंट्री करनी है। फिर शिक्षक अनुदान यदि कोई प्राप्त हुआ हो तो वो आप यहाँ डालेंगे। मरम्मत कुछ मिला हो तो यहाँ, गणवेश के बारे में अगर उसी खाते में गणवेश आता हो तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। निर्माण कार्य के लिए यदि कोई अलग से आपको मिला हो मद, तो आप यहाँ पे इस तरह से जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, जैसे प्रशिक्षण है, ये खासकर प्रशिक्षण वाला जो होगा ये खासकर संकुल समन्वयकों के लिए लागू होगा। मूल्यांकन वगैरह के लिए कोई राशि मिली हुई, छात्रवृत्ति अगर उसी खाते में आया हो तो वो, तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। आपके उस अकाउंट में जो भी आपको दिखता है, जैसे कि खेलगाड़िया इको क्लब, यदि उस अकाउंट में आपको दिख रहा है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो ये सारी चीज़ें आप भरेंगे। बैंक चार्ज क्या होगा, जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, हमने किसी को चेक के थ्रू यदि हमने पेमेंट किया हुआ है, तो चेक के थ्रू हमने जब पेमेंट किया हुआ है तो क्या करती है बैंक, उसमें से उस अमाउंट को तो वहाँ से डिडक्ट करती ही है, साथ में कुछ अपना चार्जेस भी ले लेती है, तो वो भी हमारा वो व्यय में चला जाता है। तो बैंक चार्जेस को आप यहाँ पर लिखेंगे 28 नंबर पे। ये 28 नंबर पे बैंक चार्जेस आप यहाँ पर बिल्कुल आप इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद अन्य व्यय यदि जो इसमें ना आया हो, कोई अन्य व्यय हो, तो आप उसको यहाँ पर 29 और 30 में उसका विवरण देते हुए आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 15 से लेकर 30 तक, ये 15 से लेकर 30 तक आपको योग करना है, ये 31 नंबर के कॉलम पे। तो यहाँ पर आपको उसका योग आपको भर देने हैं। 31 नंबर पे योग होगा 15 से लेकर 30 तक, मतलब आपने कुल 17, 18, 18, 19, 19, 20 में कितना व्यय किया
वही इसका योग हो जाएगा यहाँ पे 31 नंबर पे। ये योग हो गया। उसके बाद देखिए अब हमको यहाँ पर बचत अंतिम शेष कितना बचा है वो बताना है। तो अंतिम शेष मतलब क्या होगा, आपके पास कुल जितना उपलब्ध था राशि, उसमें से अगर आप व्यय को घटा देंगे तो आपके पास कुल उपलब्ध अंतिम शेष आपके पास बच जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि 32 और 33 नंबर पे। अब देखिए अब ये कैसे भरेंगे आप, बैंक में कितना बचा। तो यहाँ पर देखिए सामान्यतः हम कैश इन हैंड रखते नहीं हैं, तो बैंक में ही दिखता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखो कुल प्राप्तियाँ महायोग जो लिखा हुआ है ना 14 नंबर, उसमें से यदि हम 31 नंबर को घटा दें, 14 नंबर में क्या था, हमारे पास कितनी राशि उपलब्ध है 17-18 में, उसकी जानकारी थी। 17-18 मतलब 14 नंबर के कॉलम में 17-18 के लिए अगर हम देख रहे हैं तो 14 नंबर कॉलम में यहाँ पर हमारे पास कितनी राशि उपलब्ध थी, हमारे पास कितनी राशि उपलब्ध थी टोटल कुल उस सत्र में खर्च करने के लिए, वो यहाँ पर राशि है। और हमने इस सत्र में कितना खर्च किया वो 31 नंबर पे है। तो यदि हम दोनों को घटा दें तो हमको मिल जाएगा शेष। तो बैंक में कितना शेष बचा है वो तो इसको घटाकर हम यहाँ पर 32 नंबर पर लिख लेंगे। और यदि हमने राशि आहरण की हुई है उसके बाद भी कोई राशि बची हुई है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अंतिम जो शेष होगा 34, ये आपके बैंक खाते में जो 31 मार्च 2018 को, अगर मैं 17-18 की बात करूं तो 31 मार्च 2018 को जो राशि आपको दिख रही है वो राशि यहाँ पर दिखनी चाहिए 34 नंबर पे। आपके बैंक खाते में आप उसको जब एंटर कराएंगे तो 34 नंबर में वही राशि दिखनी चाहिए जो आपके बैंक पासबुक में 31 मार्च 2018 की स्थिति में दिख रही हो। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम 18-19 देखें तो यहाँ पर अंतिम शेष क्या होगा, अंतिम शेष वो होगा जो आपके 31 मार्च 2019 को बैंक खाते में आपको दिख रहा होगा। वैसे ही यहाँ पर 31 मार्च 2020 को आपके जो बैंक खाते में दिख रहा होगा वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये योग आपको अंतिम शेष आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने देखिए इस यहाँ पर और ध्यान देंगे, यदि आपने हाथ में कैश रखा हुआ है वो प्लस उसको घटा के बैंक में जो है आपके पास, वो दोनों का योग जो है बैंक में आपके पास दोनों का योग जो है कुल बचत में आना चाहिए। तो बैंक में जो दिख रहा है आपका वो बैंक वाले कॉलम में रहेगा, यदि कैश इन हैंड है तो यहाँ पर रहेगा, तो ये 0 रहेगा नगद वाला। तो 35 नंबर में आ जाएगा अंतिम शेष। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना है इसको, अंतर अंतिम शेष एवं व्यय का महायोग ये लिखा हुआ है, अंतर अंतिम शेष एवं व्यय का महायोग। आप देखिए 35 नंबर में आप देखेंगे ये जो 35 नंबर आपको दिख रहा है, ये जो 35 नंबर के सामने का जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो देखिए आपने जो ये 34 नंबर लिखा है अंतिम शेष को आपको जोड़ना है व्यय वाले से, अंतिम शेष और जब ये व्यय को जोड़ेंगे तो यहाँ पर उन दोनों को जोड़कर आप ये राशि लिखेंगे यहाँ पर 35 नंबर में। मतलब आपने जो व्यय किया है और अंत में जो बचा है आपके पास, उन दोनों को जोड़कर आप यहाँ लिखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, आपका आएगा 14 नंबर के बराबर, क्योंकि आपने इसी में से घटाकर इसको लिखा हुआ है। अब इसको उल्टा करना है, मतलब आपके पास जो बचा हुआ है अभी और आपने जितना खर्च किया है दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपके पास कुल जितना प्राप्त था कुल राशि आपके पास व्यय के लिए जितनी बची थी वो आ जाएगी, तो 14 नंबर के बराबर होगा। तो ये 35 नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो ऑडिटर है वो यही मिलाएगा कि 14 नंबर और आपका 35 नंबर ये दोनों सेम फिगर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ पर वो सेम फिगर नहीं आएगा तो एक बार वो पकड़ लेगा कि आपका ये पूरा गणना जो है वो गलत है। वैसे ही वो जोड़ कर देखेगा, ये 31 नंबर और 34 नंबर को जोड़कर देखेगा कि वो 14 नंबर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आप बिना जोड़े यहाँ पर उसके बराबर लिख देंगे तो वो बिल्कुल एक बार जोड़कर ज़रूर देखेगा इसको। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि आप यहाँ पर चेक करेंगे कि कहीं पर आपकी त्रुटि नहीं हुई हो, तो ये यहीं से आपको पकड़ में आएगा कि आपने कोई कहीं पर गलत एंट्री तो नहीं कर दी है, तो ये पकड़ आपको यहीं पर आएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं 14 से, इसमें टिप में भी लिखा हुआ है क्रमांक 14 में क्रमांक 31 को घटाने पर क्रमांक 34 आना चाहिए, वो ऐसा करके देखेगा वो। ये सारी चीज़ें अगर आ रही है तो आपका ये गणना जो है वो बिल्कुल सही है।
तो अब एक बात और ध्यान रखेंगे, अब आ जाते हैं, देखिए ये अंतिम शेष का जोड़ आपने 34 नंबर में जो राशि लिखी हुई है, वही राशि आपका अगला सत्र जो 18-19 होगा उसका प्रारंभिक शेष बन जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रारंभिक शेष में आप वही राशि टोटल कर कर यहाँ पर लिख देंगे। मतलब जैसा ए टू जेड आपका, ये देखिए यहाँ पर जो आपने अंतिम शेष लिखा हुआ है, अंतिम शेष बैंक और नगद की राशि, सेम यही उठकर 32, 33 और 34 ये पूरा उठकर आ जाएगा आपका 18-19 के प्रारंभिक शेष पर। ये प्रारंभिक शेष पर आ जाएगा और उस सत्र में जो राशि प्राप्त हुई है वो फिर नीचे आ जाएगा। सेम वैसे ही जैसे कि सत्र 18 भरना है। फिर यहाँ पर जब अंतिम शेष आप निकालेंगे, अंतिम शेष का जोड़, तो ये पूरा मतलब 32-33 जो 18-19 का जो 32-33 और 34 है वो उठकर आ जाएगा 19-20 के प्रारंभिक शेष में, यहाँ पर आ जाएगा वो। तो इस तरह से प्रारंभिक शेष जो है 17-18 का अंतिम शेष जो है वो प्रारंभिक शेष बनेगा, 18-19 का अंतिम शेष जो है वो 19-20 का अंतिम प्रारंभिक शेष बनेगा। इस तरह से आप वही फिगर उठाते जाएंगे और बाकी चीज़ें सेम वैसे ही रहेंगी जैसा कि हमने 17-18 को अभी भर के कैसे भरना है वो आपको अभी बताया हुआ है। तो ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।